स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सर हमारा शो है स्माइल विद आयुष। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपने अपनी नौकरी कब शुरू की? मैं जो हूँ 15 अप्रैल 1991 को जी। बीटीसी प्रथम में ट्रेनिंग की है। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद 3 जनवरी 1993 को मेरी प्रथम नियुक्ति वाराणसी में हुई। ओके। आपने आईपीएस बनने का क्यों सोचा? मतलब आईपीएस का मैं ओरिजिनली पीपीएस कैडर से हूँ। ओके 1988 बैच का पीपीएस हूँ मैं, और बाद में ये आईपीएस अवार्ड। अच्छा, बाद में आपको आईपीएस अवार्ड हुआ। तो पुलिस अधिकारी बनने के पीछे ऐसा मतलब बचपन से आप बनना चाहते थे पुलिस अधिकारी की कुछ ऐसा कुछ बैकग्राउंड या फिर कोई ऐसी कहानी उसके पीछे कुछ ऐसा है? नहीं, मैं पुलिस अधिकारी तो नहीं बनना चाहता था बिल्कुल, जी। क्योंकि हमारे गांव में भी और अगल बगल पुलिस में बहुत लोग थे, तो उसकी कठिनाइयां और बहुत समस्याएं जो है बताते थे लोग। अच्छा। लेकिन मेरी मेरी जो है डिप्टी एसपी के लिए थी, इसलिए मैं पीपीएस का चयन किया। चाहता तो उसके नीचे भी चयन कर सकता था, और जब चाहा तो चूंकि ऑप्शन मैं पीपीएस का दे चुका था, उसका बदलना संभव नहीं था, इसलिए मैं पीपीएस से ज्वाइन किया। जैसा कि आपने बताया कि आप पुलिस अधिकारी नहीं बनना चाहते थे, तो अगर आप पुलिस अधिकारी नहीं बनते तो उसके अलावा आपने कुछ ऐसा सोच रखा था? हाँ, पुलिस अधिकारी के नीचे अन्य नौकरियों में मेरी मेरिट थी, लेकिन ऑप्शन जो है मैं पीपीएस का दे चुका था और उसका बदलना संभव नहीं था, इसलिए मुझे पीपीएस अधिकारी मतलब कुल मिला के आना आपको उत्तर बनना प्रदेश पड़ा। पुलिस में ही था। ठीक है। प्रथम नियुक्ति आपकी कहाँ हुई थी? प्रथम नियुक्ति मेरी ट्रेनिंग के बाद जो है वाराणसी में हुई, कब हुई थी? 3 जनवरी 1993 को। 3 जनवरी 1993 को। और वहां पर आपके अधिकारी कौन कौन से थे? वहां पर जब मैं मेरी प्रथम नियुक्ति हुई तो उस समय एसएसपी के रूप में पीसी सब्बरवाल सर थे, और उसके बाद जो है लालता प्रसाद मिश्र आए, ओपी दीक्षित आए, और शिव कुमार शुक्ला सर आए, बहुत लोग आए, अच्छा। सुब्रत त्रिपाठी सर आए, कई 6 लोग, 6 एसएसपी के साथ मैं वहां नियुक्त रहा। 6 एसएसपी के साथ साढ़े आप? तीन साल करीब 3.5 साल तक। ओके। नौकरी के दौरान आपको क्या क्या ऐसी कठिनाइयां आई जिसमें आपको लगा कि कभी आपको ऐसा एहसास हुआ हो कठिनाइयों में कि मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन करके गलती कर दी? देखिए, अब मैं चूंकि पुलिस में ज्वाइन कर चुका था, अब उसका बदलना अब असंभव था, इसलिए पुलिस के रूप अपने को मैं ढाल लिया था, पहला काम। दूसरा हुआ क्या कि पुलिस के रूप में ढाल लिया था, पुलिस के रूप ही में ढाल लिया था, और इसके बाद पुलिस में ही कार्य कुशलता को मैं बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस एक ऐसी नौकरी है जहां परेशानी तो आना स्वाभाविक ही है, और ये कठिनाइयां बहुत पुलिस में हैं। और पुलिस में यदि आपको अच्छे अधिकारी मिल गए और आप सिंपैथेटिक हैं, तो पुलिस की नौकरी सही लगती है। यदि अच्छे अधिकारी नहीं मिले, कभी कभी निगेटिव अप्रोच के अधिकारी भी मिल जाते हैं, और मुझे भी नौकरी के दौरान मिले, जिसके वजह से काफी परेशानी का अनुभव हुआ। पुलिस में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। आप गए, पता लगा कि आपका आवासीय सुविधा नहीं है, आप डीएम से मिले, यदि आवास खाली नहीं है, कतिपय कारणों से तो उस समय नहीं मिल पाए, तो फिर आपको प्राइवेट या किराए का या कहीं गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है। बच्चों से फिर पता लगा दूर है बच्चे, पढ़ाई उनकी जो है डिस्टर्ब होती है। ये सब कठिनाइयां हैं पुलिस में। अब मेरे विचार से तो पुलिस में जो है, पुलिस के लिए एक अलग से पुलिस इनक्लेव हर जिले में बनना चाहिए, ताकि पुलिस के या तो गेस्ट हाउस अच्छे हो, जैसे इसके पहले जो है कुंभ मेला के दौरान जी। माननीय वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान दिया, और जी। प्रयागराज में अच्छा गेस्ट हाउस पुलिस के लिए बन गया पुलिस लाइन में। जी। और वहां पर कोई भी अधिकारी आए, अगर आवासीय सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है तात्कालिक रूप से, तो जी। वो जो है गेस्ट हाउस में रह सकता है, खाना पीना सबकी सुविधाएं। तो मेरे विचार से तो इस आवासीय सुविधा को, हर जगह होना असुविधा को चाहिए सॉल्व करने के लिए हर जिले में एक ट्रांजिट गेस्ट हाउस बनना चाहिए पुलिस के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, पुलिस जहाँ अधिकारियों पर के लिए। खाने पीने रहने की सुविधाएं हों, बहुत अच्छी ताकि सोच है वो आपकी। ट्रांसफर पर जब किसी अन्य जनपदों से या अन्य विभागों से आए, तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना। बहुत अच्छी सोच है आपकी। नक्सल एरिया में कभी आपकी नियुक्ति रही?
नक्सल एरिया में मेरी नियुक्ति रही है। मैं सोनभद्र में रहा 2 बार, सर्किल ऑफिसर रहा, एडिशनल एसपी रहा। और वहां का टेरेन जो है पहाड़ी एरिया है, ऊपर खाबर भूमि है और बिहार से सटा हुआ है, इसलिए वहां का जो थाना घोरावल, थाना कोम, थाना पन्नूगंज, थाना रायगढ़, रायपुर, माची, ये सब जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे जब मेरी नियुक्ति हुई थी। अच्छा। तो हम लोगों की ड्यूटी काउंटिंग में लगती थी। तो सीओ के रूप में मैं श्री राधे श्याम त्रिपाठी जी थे, वह ड्यूटी जिसकी लगा देते थे, हम लोग सब लोग जाते थे। उसके अतिरिक्त एडिशनल एसपी ऑपरेशन भी वहाँ नियुक्त थे, सीओ ऑपरेशन भी नियुक्त थे, सबकी ड्यूटी लगती थी रोस्टर वाइज। और हम लोग जा करके वो काउंटिंग करते थे। और कई नक्सली जैसे मुन्ना विश्वकर्मा और कई गिरफ्तार भी हुए। और प्रॉपर काउंटिंग शेड्यूल निकलता था जिला स्तर से, पुलिस अधीक्षक के साइन से या एडिशनल एसपी ऑपरेशन के साइन से, उसके अनुसार वो काउंटिंग होती थी और गहन काउंटिंग की जाती थी, जिससे कि नक्सलियों पर प्रभावी रोक लग सके। अच्छा। क्या आप भविष्य में कभी राजनीति में आना चाहते हैं? मैं राजनीति में अब बिल्कुल नहीं आना चाहता। मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरी राजनीति में आने की इच्छा नहीं है। पहले मैं चाहता था, लेकिन राजनीति की विद्रुपता को देखते हुए मैं अब राजनीति में बिल्कुल आना नहीं। अब राजनीति में बिल्कुल आना नहीं चाहते हैं। कभी आपके मतलब आपके जीवन में कोई ऐसी कहानी जुड़ी हो जब आपको लगा हो कि मतलब एक किसी आप ऐसे जिले में गए हो जहां आपको लगा हो कि यहाँ मेरा ट्रांसफर होके गलत हो गया, किसी कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया हो जिससे आप निकलना चाहते हो, एक कुछ ऐसी मुश्किलें आई हो, ठीक है? कोई एक ऐसी कहानी बताइए सर जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत प्रभाव कर गई हो। देखिए, ऐसा है कि मैं सोनभद्र में था, सर्किल ऑफिसर मेरी ड्यूटी थी। तो वहां पर मेरा एक स्थानांतरण कतिपय कारणों से, जो कहना उचित नहीं है, कतिपय कारणों से मेरा ट्रांसफर सीधे एटा हुआ। एटा जनपद, वहां से सोनभद्र से काफी दूर था और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और उनके पालन पोषण, उनकी एजुकेशन में, उनके रहन सहन देखभाल में काफी परेशानी हुई। उस समय मुझे लगा कि, और मैंने अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन स्थानांतरण मेरा वहां से एटा से निरस्त नहीं हो पाया। उसमें मुझे लगा कि मैं पुलिस नौकरी में आकर के बहुत बड़ी पूर्व जन्म का कोई पाप किया था, पुलिस नौकरी में मैं आ गया। उस समय मुझे एक खला था, क्योंकि मेरे बच्चे दूर थे, पत्नी दूर थी, कोई देखने वाला नहीं था, मेरे मदर फादर की डेथ हो गई थी। तो पुलिस में वही बताया ना कि अधिकारी अगर अच्छे मिल जाए, वो आपकी सुने तो नौकरी अच्छी हो जाती है। अधिकारी अगर ठीक नहीं सुनते नहीं है, आपकी समस्या पर ध्यान नहीं दिए, तो आपके लिए नौकरी पुलिस की बहुत कठिन हो जाती है। मतलब सर ऐसा समय आ गया था कि आपको लगा कि पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो मैं पुलिस की नौकरी में आ गया, ऐसी कई बार स्थिति बन समय गई आया थी। मेरे नौकरी के दौरान। कभी कोई ऐसी मुठभेड़ की कहानी है जहाँ पे आप लोग गए हों और कुछ ऐसा मुठभेड़ हो गया हो अपराधियों से? नहीं, मेरे दौरान कोई ऐसी नहीं थी मुठभेड़। एक जगह एटा में जाना था, लेकिन जो है वो प्रोग्राम ही निरस्त हो गया। अच्छा, प्रोग्राम ही निरस्त हो गया। तो मतलब कभी भी किसी अपराधी से, किसी गैंग से कभी कोई ऐसा मुठभेड़ नहीं हुआ? नहीं सर, पर नक्सल एरिया में जो है हम्म। हम लोग काम भी करते थे, कई बार नक्सली भागे, हम्म। कुछ नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई, उसमें था सोनभद्र में। जब आप एडिशनल एसपी बनाए गए थे तो उस टाइम पे क्या होता है कि हर जिले में कहीं ना कहीं बहुत दुर्दांत माफिया होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एडिशनल एसपी रहते हुए आपको कुछ ऐसा सामना करना पड़ा कि किसी माफिया से आपके जो है पंगे हो गए हों और वो आपको कुछ धमकियां वगैरह दे रहा हो, कुछ ऐसे जिसको आपने अरेस्ट किया हो, कुछ ऐसी कोई नहीं, कहानी मेरा हुई? किसी से कोई न तो सामना हुआ और न तो किसी ने हमको धमकी दी, न किसी नक्सली ने, न किसी माफिया ने। वो जानते थे माफिया, जब वो किसी की सुनते नहीं, इसलिए हमारे यहाँ माफिया आते हैं। अच्छा। मैं निष्पक्ष होकर काम करता था, जो सही था वही करता था, किसी की सुनता नहीं। बहुत आपने इसलिए कई बार अधिकारी भी नाराज हो गए और जनता भी नाराज हो गई, और उसका खामियाजा हमको ट्रांसफर के रूप में झेलना पड़ा। मतलब अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं आपका डर तो था? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जानते थे कि ये किसी की सुनेंगे नहीं, और इसलिए जो है कुल मिला के जो दुर्दांत अपराधी थे वो आपसे डरते थे। चलिए, आपकी कोई पसंदीदा फिल्म? पसंदीदा फिल्म तो मैं बहुत देखता हूँ।
अभी भी देखता हूँ, रिटायर हो गया हूँ, घर पर आता हूँ तो फिल्म ही खोल करके देखता हूँ। कोई ऐसी पिक्चर जिससे लगा हो कि आप अपने अपनी लाइफ में आपको फॉलो करना चाहिए, कोई किसी फिल्म की कोई ऐसी लाइन आपने सुनी हो? सिंघम पिक्चर मुझे बड़ी लाइक आई, लेकिन सिंघम पिक्चर देखने के बाद मुझे लगा कि वर्तमान परिस्थितियों में जी। सिंघम जैसी कार्रवाई करने पर कोई दरोगा नौकरी नहीं कर पाएगा। आप सिंघम फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि सिंघम रिटर्न की? सिंघम जिसमें वो अजय देवगन ने हाँ, काम किया। दोनों में अजय देवगन ही है। तो हाँ, सिंघम में तो ऐसा था कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो आपको सिंघम फिल्म देख के आपको ऐसा क्या लगा कि कुछ बदलाव होने चाहिए पुलिस विभाग में? पुलिस विभाग में बदलाव बहुत अपेक्षित है और बहुत जरूरी भी है, लेकिन उस बदलाव के लिए ठोस कदम बहुत, और उस कदम का सही परीक्षण होना जरूरी है। पुलिस में बहुत से चीजें हैं जो घातक प्रक्रिया जन्म ले रही है। बहुत से अधिकारी नाराज हो जाते हैं तो अधिकारी के प्रति रस निकालते हैं और बनने की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। और जब मैं मिर्जापुर में एसपी के रूप में था तो वहां पर मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, और वहां पर मैं देखा 90% पुलिस थानों के रिकॉर्ड अभिलेख जो है अप टू डेट नहीं किया, अद्यावधिक नहीं। अच्छा। मैं उनको कराया, उनको टारगेट दिया, इसी बीच मेरा 4 महीने बाद, 3.5-4 महीने बाद मेरा ट्रांसफर हो गया। मतलब मिर्जापुर में आप 3.5-4 महीने ही रह पाए और जब आपने मेरा वहाँ पे ट्रांसफर हो गया, मैं भी अपना गुड़िया बिस्तर बांट के जहाँ ट्रांसफर हुआ था मानवाधिकार वहां चला आया और किसी की सिफारिश नहीं किया। मतलब मिर्जापुर में तो जैसे ही आपने शासन व्यवस्था को सही करने की कोशिश की हाँ, तो तुरंत आपका ट्रांसफर करा दिया गया 4 ही महीने में, मतलब 4 महीने भी पूरे नहीं करा हुए। दिया गया या कर दिया गया, किन कारणों से किया गया वो मुझे पता नहीं। चलिए, और मिर्जापुर में आपने एक देखा होगा, एक मिर्जापुर वेब सीरीज आई थी, आपने शायद देखा हो कभी उसका ट्रेलर वगैरह, उसके बारे में आपने कुछ सुना हो, गुड्डू भैया ये सब? मिर्जापुर के बारे में मैं सुना हूँ, जी और वो अरोरा की एक लड़की है उसने काम की थी, जी जी और उस गांव में भी गया हूँ, जी। उसकी पूरी कहानी वेब सीरीज मैंने देखा है। जैसे अगर आप वेब सीरीज के बारे में थोड़ा भी सुने हो तो बहुत अपराधों से भरा जिला दिखाया गया है, जहाँ नहीं, पे ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, अपराध कई प्रकार के होते हैं, जी छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं। जी अब कोई गांजा बेच रहा है तो वो भी अपराधी है, भांग गांजा बेच रहा है वो भी अपराधी है, किसी चीज की स्मगलिंग कर रहा है वो भी अपराधी है, रेप किया वो भी अपराधी है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि रेप की घटनाएं हो जाती हैं, पता लगा कि पहले से उनमें आपसी प्रेम संबंध था और कतिपय कारणों से रेप का मुकदमा लिख दिया गया। तो लेकिन वैसे कोई बहुत बड़ा आपराधिक क्षेत्र मिर्जापुर नहीं है। जैसा दिखाया गया वेब सीरीज में वैसा कोई? अब वेब सीरीज मैंने देखा नहीं है, लेकिन मिर्जापुर में कोई गंभीर घटनाएं बहुत, और मेरे विचार से सामान्यतया शांतिपूर्ण। अभी जैसे हमारे देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि कुछ मतलब पति पत्नी के बीच में जब विवाद हो जाता है तो विवाद में पत्नियां तलाक की मांग करती हैं, ठीक है, और डाइवोर्स की मांग करने के बाद जैसे अगर पति की कमाई 40,000 रुपए महीने है तो वो डिवोर्स के बाद भी वो एलिमनी का डिमांड करती हैं और बहुत ज्यादा डिमांड करती हैं, जिसमें बहुत सारे पुरुष जो है आत्महत्याएं कर लेते हैं, बहुत सारी स्थितियां बन जाती हैं। देखिए, इसमें मैंने इसका, क्योंकि हर जिले में जी महिला विचार विमर्श केंद्र और महिला थाना भी अब अस्तित्व में आ चुका है, जी बनाया गया है। इसमें पति पत्नी में आपसी खटपट, थोड़े थोड़े विवादों का जन्म ले लेना, और उस पर आजकल की लड़कियां चूंकि पढ़ी लिखी और कुछ भी पढ़े लिखे हो रहे हैं तो लड़कियां खुंदस खा जाती हैं, तो रैश में आकर के वो एप्लीकेशन दे देती है, तो उनको पुलिस विचार विमर्श केंद्र पर बुला करके पति पत्नी को उनके परिवार वालों को समझाया जाता है, तो उनके मामले सुलझ जाते हैं। बहुत से मामले नहीं सुलझते हैं, उनका मुकदमा होता है, फिर कोर्ट से होता है, कोर्ट में एलिमिनी जो डिसाइड कोर्ट करता है उसके अनुसार उनको जो है मेंटेनेंस अलाउ दिया जाता है। सर, जैसे सवाल ये है कि जब पति पत्नी आपसी सम्मति से एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे पूरे परिवार की सम्मति से एक दूसरे का साथ जोड़ते हैं, उसी तरीके से एक आपसी सम्मति से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद ये एलिमनी का कानून, मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? अगर इतना औरत नौकरी नहीं करती है जी और सहमत से बिलगाव भी हो गया तो जी उसको आखिर में सुचारू रूप से जीवन यापन करने की, व्यतीत करने के लिए कुछ
धन की तो आवश्यकता ही है। यदि पति नौकरी करता है तो उसको जो कोर्ट डिसाइड करता है उसके आय के अनुसार वह उसको अपनी पत्नी को देना चाहिए। सर अगर पत्नी नौकरी करती है और पति की आय बहुत कम हो या फिर कुछ ऐसी स्थिति हो, नहीं तो उस मामले में पत्नी को कोई मेंटेनेंस कोर्ट का जैसा निर्णय होगा न दे मेंटेनेंस, ये कोर्ट के विवेक पर और नियम पर। अभी अतुल सुभाष के बारे में आपने पढ़ा होगा, न्यूज आपने देखा होगा, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं देखिए इस अतुल मामले सुभाष पे? का प्रकरण मैंने पढ़ा है और जैसा कि पेपरों से हमें ज्ञात हुआ कि जौनपुर के रहने वाले थे उनके सास ससुर, उन्होंने पूरा वीडियो बना के भी डाला वीडियो था बना के डाला था कि रोते पहले से हुए। ही बार-बार जो है हमसे दहेज की अरे वो पैसे की मांग होती थी, हमारा शोषण होता था। जी। अब चूंकि वो प्रकरण विवेचनाधीन है, उसमें फाइनल क्या निष्कर्ष निकला ये हमको नहीं पता है। अब निष्कर्ष निकलने पर ही उस पर कुछ कमेंट किया जा सकता है। मतलब अभी उस प्रकरण का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जो वीडियो पे बात हो रही है वो सिर्फ अतुल सुभाष की जबानी ही है, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली है ये सारा वीडियो बना के। विशेष अध्ययन भी नहीं की जो कि प्रकरण मेरे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जी। अब चूंकि वो कर्नाटक बंगलौर में रहते थे, अब वहाँ क्या घटना घटी, क्या उसके पीछे कारण था, वो सब पुलिस जांच कर रही है। सर आपसे एक छोटी सी और बात पूछना चाहूंगा कि जैसे आए दिन रेप की घटनाएं जिस तरह से बढ़ती हैं, अभी जब वेस्ट बंगाल में जो रेप की घटना आई थी कोलकाता में, उसके बाद वो केस तो चल ही रहा था, हफ्ते भर के अंदर करीब 8-10 और रेप की घटनाएं आ गई और सारे बहुत भयानक थे, जिस तरीके से लड़कियों का हत्या किया गया रेप करने के बाद। तो इस पे ऐसा कौन सा इस मतलब किस प्रकार का सख्त कानून आना चाहिए, क्योंकि अपराधियों को सजा मिलने के बाद भी रेप की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं और बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही हैं। देखिए रेप की जो घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं पेपर में आती हैं, जो घटनाएं घटती हैं, जी। उसके बहुत कई कारण होते हैं। पता लगा पुरुष और लड़की में प्रेम चल रहा है, लड़के लड़की में प्रेम चल रहा है, वो प्रेम कई कारणों से हो सकता है, लड़की शादी से इनकार कर दे, तब भी बलात्कार की घटनाएं हो जाती हैं, मर्डर की घटनाएं घट जाती हैं। तो उनकी ये रेप, बलात्कार, मर्डर ये सब उस तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है, आखिर में उसके पीछे परिस्थितियां क्या है। और अगर रेप की घटना सही पाई जाती है या किसी प्रकार कोई सही पाई जाती है, अगर संबंध लड़की शादी नहीं करना चाहती है अब उस लड़के से प्रेम रहने के बाद दिक्कत के कारणों से, क्योंकि 1-2 दिन में कोई लड़की या लड़का ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं इसके साथ इससे शादी करूं या न करूं। अब वो जब कुछ दिनों तक साथ रह करके समझता है, तब वो लड़की या लड़का कहता है हम आपसे शादी नहीं करेंगे, तो उसमें दोनों में दुश्मनी हो जाती है और उसमें होगा सडन रैश ऑफ एंगर में वो हत्याएं भी हो जाती हैं और बलात्कार भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके एक को रेप के प्रकरणों में विवेचना शीघ्रातिशीघ्र करनी चाहिए और साक्ष्यों का संकलन बहुत जरूरी है और साक्ष्यों के संकलन के बाद इसको कोर्ट में चार्जशीट भेजी जाए और उसकी प्रभावी पैरवी की जाए ताकि दोषी को दंड मिले। जब दंड मिलेगा दोषी को, तभी जाकर के इसकी रेप की घटनाओं में कमी आएगी। और मेरे विचार से इसमें गांव में जितनी प्रेम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो उसमें अगर पता चल जाए कि हाँ भाई प्रेम चल रहा है इनमें और जो बीट ट्रांसपोर्ट है वो उनको बताना, तो इसके साथ प्रभारी निरीक्षक थाना जो है बुला करके संबंधित को समझा दें, तो एक तरीके से काउंसलिंग करें, तो उससे भी बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाती है। सर आपकी कोई ऐसी फेवरेट किताब जो आप लोगों को सजेस्ट करें कि लोगों को पढ़ना चाहिए, जिससे एक सामाजिक ज्ञान मिल सके? सामाजिक ज्ञान का मैं तो कहूंगा मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के दर्शन का प्रबल समर्थक हूँ जी। और उसको पढ़ता हूँ, सारी किताबें सारी। और मैं तो यही कहूंगा कि जिसको सही सोच रखनी हो और जीवन में आगे बढ़ना हो, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की सबसे बेस्ट फ्रीडम फ्रॉम द नोन, फ्रीडम फ्रॉम द नोन पढ़े और उससे बहुत कुछ समस्याएं जीवन की सॉल्व हो जाती है। जो आदमी कंफ्यूजन में रहता है, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आदमी समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। अगर उनकी किताब को पढ़ेगा और उस पर गहन मनन चिंतन करेगा तो बहुत सी चीजें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और जिंदगी की बहुत सी समस्याएं जो नाट्स से ग्रंथियां वो सारा होंगी। सर अभी कुछ देर पहले आपने एक चीज बताया था कि आप फिल्म बहुत देखते हैं, आप फिल्मों के बहुत शौकीन हैं, तो बॉलीवुड फिल्म और साउथ फिल्म दोनों में अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि पहले तो बॉलीवुड का ही बहुत ज्यादा वो था,
प्रेजेंट टाइम में आपको बॉलीवुड, साउथ या फिर हिंदी, इन 3 कैटेगरी की फ़िल्मों में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए बॉलीवुड की फ़िल्में तो मैं देखता ही हूँ। जी। साउथ की भी एक से एक अच्छी फ़िल्में आई, जो सुपर हिट हुई। और हुआ क्या कि वो जो है फ़िल्में सामयिक थी। जैसे अभी पुष्पा 2 आ रही है। आ गई है सर। आ गई है। जी। और उसमें अभी अल्लू अर्जुन के घर के सामने लोग वो किए, और जब वो दे रहे थे अपना प्रीमियर हो रहा था, उसमें कई लोग दबक गए, इस तरीके हो गए। और इसके पहले वो पिक्चर आई थी जो सुपर हिट हुई थी, रोबोट 2.0। रोबोट 2.0। वो सुपर हिट थी, बाहुबली पिक्चर आई थी। वो मैं 3 बार देखा पत्नी के साथ। अच्छा, बाहुबली आपने 3 बार देखा। सर, अल्लू अर्जुन की जो गिरफ्तारी हो गई थी, आपने देखा, आपने अभी आपने ही बताया, मुझे याद आ गया। तो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी सही थी या गलत थी, जो तत्काल प्रभाव से भाई अल्लू देखिए, अर्जुन को अल्लू गिरफ्तार अर्जुन कर लिया गया? की गिरफ्तारी इस तरीके से हुई। जी। अब वहां के विवेचक ने जो मुकदमा दर्ज हुआ, किस आधार पर गिरफ्तारी की, ये तो मुझे नहीं पता है। जी। लेकिन उस समय की आधार परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही इस पर मैं कोई टिप्पणी दे सकता नहीं, हूँ। जैसे जो हो सकता है कि अल्लू अर्जुन की कमी रही हो, लेकिन मेरे विचार से यदि भीड़ कहीं चली गई तो वहां पर पहले पुलिस को, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस जाती है तो लोगों के देखने में उनको देखने के लिए काफी उत्सुकता होती है। जी। भीड़ स्वाभाविक है कि वहां पर अधिक बढ़ गई। तो ये भी देखा गया होगा जी। जी। गिरफ्तारी से पहले कि क्या अल्लू अर्जुन द्वारा या संबंधित द्वारा जहां पर उनका प्रीमियर हो रहा था, वो पुलिस से सहायता प्रबंध की रिक्वेस्ट की गई थी, क्या था उसकी सूचना भी नहीं थी। हमें इससे अभी कुछ नहीं पता है। जी। जी। सर, बॉलीवुड में क्या ऐसे बदलाव होने चाहिए? नहीं, मतलब ये जानना चाहते हैं। बॉलीवुड से हमारा क्या, पुलिस से जो पूछना पुलिस में रहा हूँ। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे कौन से और बदलाव होने चाहिए जिससे हर किसी को, मतलब एक कांस्टेबल से लेके एक बड़े अधिकारी तक को, और लोगों को फायदा हो सके और आम जनता का को एक सही समय पे न्याय मिल सके? इन चीजों में मतलब कैसे बदलाव होने चाहिए? देखिए, इस पर जो है बहुत विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि समय कम है। जी। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा जी। कि पुलिस में जो सिस्टम है वह ठीक है। जी। बल्कि पर्यवेक्षण अधिकारी यह देखें कि उनके सबॉर्डिनेट की क्या समस्या है, उसको सॉल्व करें। पहला काम, जी। सबॉर्डिनेट अगर टेंशन में रहेगा तो वह सही ड्यूटी नहीं करेगा, और जितना टेंशन फ्री होके आएगा वो ड्यूटी करेगा। अब किसी सबॉर्डिनेट को छुट्टी की आवश्यकता है, यदि पर्यवेक्षण अधिकारी छुट्टी समय से नहीं देगा तो वो तो परेशान हो जाएगा, वो कौन सी ड्यूटी करेगा। टेंशन में रहेगा, 25 लोग हाइपर टेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगा, बहुत कुछ होगा, डायबिटीज हो जाएगा। जी। तो ये सब चीजें देखना चाहिए। और बहुत सी चीजें हैं इसमें, अब तो सरकार काफी सुविधा दे रही है पुलिस के लिए। सरकार द्वारा काफी पैसा व्यय किया जा रहा है पुलिस की सुख सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए। तो धीरे धीरे जो भी छोटी छोटी मोटी कमियां समझ में आती है, वो शासन के संज्ञान में लाकर इसका सोल्यूशन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय देने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को शुभकामनाएं दे दीजिए। हमारी ओर से पूरी शुभकामना है कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, और लोगों से इंटरव्यू ले, और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से इंटरव्यू ले, उनके समाधान कराए, और जो सामाजिक विकृतियां पैदा हो रही है समाज में, जो समस्याएं पैदा हो रही है उनके बारे में, उनके सोल्यूशन के बारे में अच्छे अच्छे उन क्षेत्रों के जानकार लोगों से इंटरव्यू ले, उसको जो है प्रोत्साहित करें, एक जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर।